असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैम, आपने बुलाया? मेयर ने दरवाजा पर नॉक करके इजाजत मिल जाने के बाद अंदर दाखिल होकर पूछा। अशी की सुर आंखें देखकर वो एक पल को चौंकी थी। हाँ, आप सब घर जा सकते हैं आज। वो कब्र से सुर साड़ी निकालते हुए मुर्दा लहजे में बोली। मेयर ने हैरानी और फिक्रमंदी से उसे देखा। वो कहीं से भी ठीक नहीं लग रही थी। पर मैम, सर ने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में हम यहाँ रहकर आपका ख्याल, हमें कुछ वक्त अकेले में गुजारना है, इसलिए कह रहे हैं आप जाएं। हम बात कर लेंगे शाबिर से, वो किसी से नाराज नहीं होंगे। उसके बाद काट कर वो अपनी ही कही बात को कुछ देर सोचती रही। वो ये सोच रही थी कि आज के बाद वो कभी उसे मिल नहीं पाएगी। वो खूबसूरत लम्हात जो उन्होंने साथ में गुजारे थे, सब उसके दिल दिमाग में घर कर चुके थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसे अपने शहर से दूर जाना पड़ सकता था। कुछ ही वक्त में वो फिर भी मेड और बाकी सर्वेंट्स को घर बेच चुकी थी और तैयार होने लगी थी। उसकी आंखों में आज वो चमक नहीं थी जो चमक हमेशा उसकी झील सबस आंखों में हुआ करती थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, दिल बेहद अजाब से गुजर रहा था। मगर सिद्दीकी साहब की शफकत और मोहब्बत आज उसके प्यार पर गाल बारे थे। प्यार करते हो ना हमसे, तो फिर आज तुम्हारी इन आंखों के सामने हम खुद को खत्म करेंगे और अपने बाबा का बदला भी लेंगे तुमसे। पूरी जिंदगी तुम पछताओगे कि अपनी आंखों के सामने मोहब्बत की मौत कौन बर्दाश्त कर सकता है। हमारे तो जीने की वजह ही खत्म हो गई है शाबिर हैदर। एक आस थी दिल में कि सब खत्म नहीं हुआ। हमारे पास था ही क्या, सिर्फ एक बाबा थे। हमारा सब कुछ जिन्हें तुमने खत्म कर दिया। हम इसी दिन मर गए होते अगर तुम हमें बचाते नहीं। उसके बाद झूठ पर झूठ बोले तो हमसे तुमने। आईने में खुद के अक्स को देखते हुए वो बोल रही थी। अगर हम ये जानते होते कि जिन अंधेरों से तुम हमें निकाल कर लाए हो, इनसे बड़े अंधेरों में हमें रखा गया, तो हम इस पल खुदा से अपनी मौत की दुआ कर लेते। बेजान सी नजर खुद के अक्स को देखते हुए वो बहती हुई आवाज में बोले, काश हम पहले जान गए होते। अपने बाबा के कातिल को अपने इस कदर करीब कभी नहीं आने देते। तुम्हें दिल में जगह दी थी शाबिर हैदर, क्या बिगाड़ा था हमारे पापा ने तुम्हारा। आईने के सामने पड़ी हुई सारी चीजें एक झटके साथ नीचे गिराते हुए वो चीख कर बोली, अरे ठीक से करें बुआ, आप हमेशा ही ऊपर से काम करके अधूरा छोड़ कर चली जाती हैं। साली ने गार्डन साफ करते हुए मुलाजमत से कहा। जब नजर गेट पर पड़ी, एक बुजुर्ग थे जो गेट के करीब ही बैठे हुए थे और गार्ड उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ है? साली ने बुजुर्ग की जन्म देकर कहा, जो एक पुरानी फटी हुई शाल शानों पर डाले हुए थे। उनके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और सर के बाल सफेद थे और मैले भी। बीबी जी, कब से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर जाने का नाम नहीं ले रहे। कह रहे हैं कि किसी का इंतजार कर रहे हैं। साले ने गार्ड की बात सुनकर उनके जन्म देखा और सर झुकावे नीचे बैठे हुए थे। बाबा, आपको किससे मिलना है? उनके जुलूस से बड़े हुए हाथ को थामते हुए साले ने नरमी से पूछा था। तभी इन बुजुर्ग ने नजरें उठाकर उसके जन्म देखा था। साले ने कुछ कहने के लिए लब खोले मगर वो कुछ बोल ही ना पाई थी। उसका दिल कह रहा था कि उस शख्स को जानती है मगर उसकी आंखें नहीं मान रही थी। बच्चे, क्या हुआ? अपनी बेगम ने साले को गेट पर देखकर उसके जन्म बढ़ते हुए फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं चाची जान, ये बाबा पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ बैठकर। हमने पूछा लेकिन हमें नहीं बता रहे। पता है क्या, वो जवाब तक नहीं दे रहे। साले ने अफसुद्दा होकर कहा। अपनी बेगम ने इस बुजुर्ग को देखा जो सर झुकाए जमीन पर हाथ से लकीरें बना रहे थे। साले बच्चे, आप अंदर जाओ, मैं पूछती हूँ। लफ्ज साले सुनकर उन्होंने बेयकीनी से सर उठाया था। साले ने भी उनकी जन्म देखा था। साले, मेरी बच्ची। वो उठते हुए उसका हाथ थामते हुए बोले थे। साले ने घबराते हुए उन्हें देखा था तो अपनी बेगम ने अपने उनके चेहरे पर गौर किया था। सोहेल भाई साहब, अपनी बेगम ने हैरत और खुशी के मिले-जुले जज्बात में कहा। पापा, साले ने रोते हुए उनका हाथ थामे थे और उनके गले लगते हुए बेहतियार फुट-फुट कर रो दी थी। अपनी बेगम की आंखों में भी नमी आई थी। सोहेल साहब ने साले के सर पर हाथ फेरते हुए उसका आंसू से तर चेहरा साफ किया था। हम सबको बताते हैं। अपनी बेगम कहकर जल्दी से लॉन्च की तरफ बढ़ गई थी। आज काजमी मैंशन में ढूंढ के लौट आई थी। सोहेल, शहजाद साहब की आवाज में नमी थी। उनकी पुरनूर आंखों में नमी छलकी। सोहेल साहब ने अदब से सर झुकाते हुए उनका हाथ थाम कर उन्हें चूमा। शहजाद साहब ने सुहेल साहब को गले लगाया था। बहुत देर दोनों इसी कैफे में रोते रहे। दादा साईं, आपने बुलाया? मर्जान शहजाद साहब के कहने पर लाउंज तक पहुंचा था जहां पहले से ही सब मौजूद थे। उसे एक मिनट नहीं लगा था सुहेल साहब को पहचानने में। आगा साहब सुहेल साहब को गले लगाए हुए खड़े थे। मर्जान चलते हुए सुहेल साहब के करीब रुका था। सुहेल साहब ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। मर्जान जितना भी मजबूत था वो अपने बाबा को आज भी याद करता था। आज अपने बाबा को जिंदा सलामत देखकर उसकी आंखों में वो चमक वापस लौट आई थी जो बचपन में उसकी आंखों में हुआ करती थी। आज अकादमी मैंशन में रौनके ही रौनके थी। वो गहरी सोच में मगन कमरे में दाखिल हुआ था मगर कमरे के मर्दा ने उसके ज़हन से तमाम सोचों को झटक फेंका था। आईने के सामने खड़ी नजरें झुकाए वो खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए पीछे मुड़ी थी। उसकी नीली पुरकशिश आंखों ने गहरी नजर से सामने खड़ी हुई लड़की का जायजा लिया था। रेड साड़ी में वो इंतहा की हसीन लग रही थी। लंबे ब्राउन बालों को खुला छोड़ा गया था जिसके कमर तक किसी लहराते आबशार की तरह मालूम हो रहे थे। चेहरे पर आज उसने पहली बार मेकअप किया था जिसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। सबज झिलसी आंखें काजल के साथ और शिमनी के साथ नफासत से सजाई गई थी। उसने आज पहली बार
नोज में छोटी सी पिन पहनी थी जिस पर बड़ी सा डायमंड चमक रहा था। वो अपनी जगह पर जम सा गया था। वो शायद उसके हुस्न में इतना मगन हुआ था कि उसकी आंखों में पहली भी सुर्खी नहीं देख पाया था। कमरे में भी फूलों की सजावट की गई थी। ये सब क्यों? कुछ पल खामोश रहने के बाद संजीदगी से दरियाफ्त किया गया था। हम कुछ कहना चाहते थे आपसे, उसके लिए इससे बेहतर वक्त और कोई नहीं था। क्लाइम में सबस चूड़ियां डालती हुई वो नजरें झुकाए हुए मध्यम लहजे में बोली। वो बहुत कोशिश के बाद अपनी आवाज को कंपोज रखने में कामयाब हुई थी। क्या है आज? वो गहरी सोच में पड़ा था। आपका बर्थडे है शाबिर, और हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। वो चूड़ियां कलाई में पहनकर उसकी जानब मुड़कर बोली। उसने एक गहरी नजर से दोबारा उसका जायजा लिया था। कितना मुश्किल हो रहा था उसके लिए उसे नजरें हटाना, मगर आज पहली बार शाबिर का दिल बेहद शिद्दत से धड़क रहा था। जबकि अपना नाम पहली बार उसके लबों से सुनकर उसको दिल ने एक बीट मिस की थी। उसने बेहतियारी से उसकी आंखों में देखा था जहाँ सूरज डोरे साफ बाजा थे। उसका मजबूत दिल डूबता चला गया था। आपने पूछा ही नहीं कि हमें आपसे क्या कहना था। वो बामुश्किल चलती हुई उसके बेहद करीब आकर रुकी थी। उसके चेहरे को कुछ इंच के फासले पर थे, मगर वो तो सब बुलाकर उसकी सूजी हुई आंखों को ही देखे जा रहा था। आहर कहाँ देख सकता था उसकी आंखों में एक भी आंसू। शाबिर, उसने बेसाता उसके चेहरे को अपने हाथों से छुआ था। वो संजीदगी से उसका हाथ थामे हुए बोला, क्या हुआ है अशीक? उसके अचानक सवाल पर वो उसकी पुरकशिश आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कुराई थी। महज आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, क्या हम इतना नहीं कर सकते आपके लिए? उसके सीने से लगती हुई वो जले हुए दिल के साथ बोली थी। उसके कानों को नरमी से थाम कर उसे बेड पर बिठाते हुए उसके करीब बैठा था। क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? आपकी आंखों को क्या हुआ है? क्या आप रोई हैं? उसके सवाल पर उसका दिल किरची किरची होता चला गया था। आंसू आंखों तक आए थे जिन्हें वो नफरत से पी गई थी। उसका दिल इस शख्स से सवाल करना चाहता था, मगर वो नहीं कर पा रही थी। बोले, अशीक क्या हुआ है और क्या कहना चाहती हैं आप? उसके चेहरे को थामते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोला, आपने कहा था ना कि आप हमसे बेपनाह इश्क करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे। वो बोलते हुए रुकी। उसके तासा का जायजा लेना चाहा। उसकी आंखों में उसके लिए फिक्र थी। वो संजीदगी से उसके जवाब का मुंतजिर था। हम आपसे बेहद नफरत करते हैं। वो साड़ी के पलों से पिस्टल निकालकर उसके सीने में गोचलाते हुए चीही। वो सीने के मुकाम पर हाथ रखते हुए आंखों में ढेर मोहब्बत लिए उसके जन्म दे गया था। उसका हाथ खून से भर चुका था। वो कुछ कदम पीछे हटी थी। उसकी तरफ बढ़ना चाहता, मगर वो नहीं जा पाया था। कातिल हो तुम, कातिल गुनाहगार हो तुम हमारे। उसकी सजा आज हम तुम्हें देकर जाएंगे। हमारी कुल कायनात खत्म करने वाले, हमारे बाबा को खत्म करने वाले दरिंदे हो तुम। वो कांपते हुए हाथों के साथ दूसरी को उसके कंधे पर मारते हुए चीही बोली हता हुई थी। वो एक लफ्ज तक नहीं बोला था, ना उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। बस उसके लट्ठे की मां ने सफेद पड़ते चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने का मंजर धुंधलाया हुआ था। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसे घुटनों पर गिरता हुआ देखकर पिछले नीचे फेंकते हुए अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए बामुश्किल को पीछे हटी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। बामुश्किल सीने पर दबाव डालकर खून को रोकते हुए वो उठा। हमारे करीब मत आना, गिन आ रही है हमें आपसे। दीवार से लगती हुई वो गले पर जोर डालती हुई बोली। उसे अपने हलक में कांटे उगते हुए महसूस हुए थे। अशीक, मेरी बात सुने, सिर्फ एक बार। वो गंभीर लहजे में बोला था। वो हाथों से रोकने का इशारा करते हुए दीवार से पुष्ट लगावे घुटनों में गिरती चली गई थी। वो उसे एक ही पाल में सीने बेचते हुए आज पहली बार रोया था। पहले तो वो इंतजार करती हुई उसे खुद से दूर करती रही, मगर आखिरकार वो रो पड़ी थी। उसकी बारीक सिसकियां सुनकर उसे सीने से बीच कर रोता चला गया था। उसके दिल में बेहद गर्व था। दिल पर लगी कसक से उसे हमेशा अपने साथ देखना चाहता था। एक वही तो थी जिसे वो खोने से डरता था। कुछ देर दर्द भरी सिसकियां सुनाई दी। जकदम वो खामोशी उसे उसके चेहरे पर नजर पड़ी। उसे जान जाती हुई महसूस हुई। उसका चेहरा और पूरा वजूद लट्ठे की मार सफेद हो चुका था। अशीक, उसके चेहरे को थपथपाते हुए वो बेजान लहजे में उसको पुकारने लगा। उसके नाभि होंठों से सुरह रंग का खून बह निकला था। उसने धीरे से आंखें खोली थी। हमने खुद को खत्म कर दिया। अपने बाबा के कातिल से मोहब्बत करने की सजा दी खुद को। वो धीरे से कहकर आंखें बंद कर चुकी थी। कमरे में मौत सा सन्नाटा छाया हुआ था। पोर्च में कार रुकने की आवाज आई थी। ये रेहान के साथ काम करने वाला शाबिर का स्पेशल ड्राइवर था, जुबैर। उसकी गजदर आवाज सुनकर वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ था। उसकी वाइट शर्ट खून से शुरू हो गई थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। तो सिर्फ उसकी सर, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? जुबैर उन्हें इस हाल में देखकर उसके करीब झुकते हुए उसे संभाल कर बोला, गाड़ी निकालो, जल्दी से अशीक को लेकर हॉस्पिटल चलो। सर, खून निकल रहा है, आप प्लीज चले मेरे साथ। मैंने कहा गाड़ी निकालो और अशीक को लेकर चलो। उसके बाद काटते हुए वो घुराया। जुबैर ने जल्दी से दरवाजा खोला। वो खुद जख्मी था, मगर उसे यह गवारा नहीं था कि अशीक को जुबैर गाड़ी में लेकर जाता। जुबैर ने गाड़ी का बैग गेट खोला। अशीक को बैग सीट पर लटाते हुए उसका हाथ थामते हुए उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए उसके पास बैठा था। जुबैर ने जल्दी से गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ दौड़ाया था। अशीक, मेरे साथ रहे प्लीज, मेरी बात करे मुझसे। उसके लट्ठे की तरह सफेद चेहरे को थपथपवाते हुए वो करब से बोला, मगर वो तो खफा थी। उसे देखना तक नहीं गवारा कर रही थी। वो तो शायद उसके लिए उसकी सांसें भी धीरे धीरे से दूर हो रही थी। कुछ नहीं होगा आपको शीख, कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बालों पर लब रखते हुए उसने आंखें मीची थी। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे थामे वो आईसीयू तक पहुंचा था। डॉक्टर ने उसे स्ट्रेचर पर लिटाया था। वो बेबस नजर से डॉक्टर को
आईसीयू की तरफ ले जाते हुए देखता रहा। वो कुछ देर में वो होशो हवास से बेगाना होता हुए नीचे डह गया था। उसकी धुंधली नजर ने आखिरी बार आईसीयू के बंद दरवाजे को देखा था और फिर सब उसकी आंखों के सामने स्याह दुनिया में गर्क हुआ था। ये क्या देख रही हो तुम, फोन पर मारिया, किसा बेगम की आवाज सुनकर उसने जल्दी से फोन को उल्ट किया था। अरे मामा, आपने तो डरा दिया मुझे, किसा बेगम को देखकर वो दोबारा फोन पर उंगलियां स्क्रॉल करते हुए वो हफ्की से बोली, बेटा साहब बाहर है, अंकल सुहेल से नहीं मिलेंगी आप, उठे। ओ मामा, मैंने मिल लिया उनसे, अब ये उनके साथ चिपक कर बैठी रहा हूँ। वो गैलरी बंद करते हुए पीछे मुड़ते हुए बदतमीजी से बोली। किसा बेगम ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और भी कमरे से बाहर चली गई। डैम इट यार, वो फोन पर कोई फोटो देखते हुए मुस्कुराकर बुड़बुड़ाई और फिर से उंगलियों को स्क्रीन पर स्क्रॉल करने लगे। मगरिब का वक्त हुआ था। उसने धीरे से आंखें वाकी थी, सब धुंधला सा हुआ रहा था। कुछ सेकंड में उसका विजन नॉर्मल हुआ था। वो जल्दी से बेड से उठी थी, मगर उसके दोनों हाथों पर ड्रिप्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो बेड तक ही महदूद हुई। उसने बेयकीनी से खुद को देखा था। उसके हाथ में अभी तक सफेद थे, जैसे उनका खून नुचड़ गया हो। उसके हाथों में लचरहट पैदा हुई थी और वो बढ़ती गई। हम जिंदा है, हम जिंदा है, वो कांपते हुए हाथ लबों पर रखते हुए सदमे से कांपते हुए धीरे से बोली थी। उसने डरते हुए हॉस्पिटल के कमरे का जायजा लिया था। आसपास कोई नहीं था। हाथ से ड्रिप्स की सुई खींच कर निकालते हुए वो जल्दी से उठी, मगर अगले ही पार किसी ने उसे खींच कर बेड पर गिराया था। वो शिद्दत से कांप उठी थी। उसका सर पूरी तरह से चिड़कड़ाया। सोचना भी मत, अंडरस्टैंड। उसकी आवाज सुनकर उसे अपनी रूह वजूद से जाती हुई महसूस हुई। वो कांपने लगी थी क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी और वो उससे भी यही उम्मीद कर रही थी। उसके बालों में सख्ती से उंगलियां उलझाकर उसका चेहरा अपनी जानब खींच कर उसने संजीदगी से उसे देखा था। वो लदरती चली गई थी। होश से आंखें मीची थी उसने, मगर उसने शिद्दत से उसकी पेशानी पर लब रखे थे। उसके सीने पर दोबारा डालते हुए उसे पीछे हटा गई थी। दर्द की एक तेज सी उठी थी उसके सीने में उभरी। अशीर डरते हुए पीछे हुई थी। उसने अनजाने में उसके जख्म को दिखा दिया था। हमारे पापा के कातिल, जस्ट शट अप, नॉट अ सिंगल वर्ड, अंडरस्टैंड। वो जबड़े बीचते हुए उसे उंगली दिखाते हुए सख्त लहजे में बोला। अशीर ने खौफ से उसकी आंखों में देखा। हाँ, मारा मैंने उसे, क्योंकि वो गलत था। कुछ नहीं जानती तुम उसके बारे में, लिहाजा तुम्हें कोई हक नहीं है, और अगर दोबारा तुमने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अशीर ने खौफजदा नजर से उसे देखकर नफरत से नजरें फेरी। डॉक्टर अंदर दाल आई थी। डॉक्टर, अगर आप एक मिनट में इस रूम से बाहर गई तो याद रखिएगा कि मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा आपको इस हॉस्पिटल से सस्पेंड करवाने में। वो सख्त नजर से डॉक्टर को देखकर अशी को तो देते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। डॉक्टर ने घबराकर तो जाते देखा था और फिर अशी को दोबारा ड्रिप्स लगाने लगे। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें बचा लें प्लीज, हमें बचा ले, वो हमें मार डालेगा। डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए अशीन ने घबरा कर कहा। डॉक्टर ने हैरत से उसको देखा था। ये आप क्या कह रही हैं? पता है, आपकी वजह से उन्होंने आप तक कुछ नहीं किया। उन्होंने यहाँ के बेस्ट स्टाफ को आपकी निगरानी पे लगाया था। आप पिछले 5 घंटों से बेहोश थी। आपने पॉइजन लिया, मगर उन्हें गोली लगी हुई थी। उन्हें आराम की जरूरत थी, मगर वो पूरा वक्त आपके पास बैठे रहे। उस स्टाफ को सच्ची से कह दिया था कि अगर आपको कुछ हुआ तो वो हम सब में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो आपके लिए हम सबको मारने को तैयार थे, और आप कह रही हैं कि वो आपको मार देंगे। अशी ने बेतासे नजर से डॉक्टर को देखा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकाले, मुझे नहीं रहना उसके साथ। वो एक गुंडा है, वो मुझे मार डालेगा, और ये सब मुझे बाद में सजा देने के लिए कर रहा है। यकीनन मैं आपके साथ आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जहाँ से निकाले, खुदा के लिए मुझे जहाँ से निकाले। अशीन ने हाथ जोड़ते हुए करब से कहा। डॉक्टर ने बेबस नजर से उसे देखा था। वो कुछ देर बाद सर को हाँ में हिला गया था। ओके, आप अभी वीक हैं, आप आराम करें, मैं कुछ देर बाद आपको लेने आऊंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। अशी ने उसका हाथ थाम कर उसका शुक्रिया अदा किया था और डॉक्टर चली गई थी। सर, रेहान का एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको बता नहीं पाया, कंडीशन ही ऐसी हुई थी कि मैं क्या करता। जुबैन ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा। शामी ने स्पाट नजर से उसको देखा। कहाँ है वो अब? सर, वो मिस्टर रजत के आदमी ने जानबूझकर उसका एक्सीडेंट करवाया। उससे सर पर गहरी चोट आई थी और कुछ देर कोमे में रहा, और उसके बाद जुबैन ने सर झुकाया था। शामी ने मुट्ठी बीच कर तैज को जब्त करना चाहा, मगर वो ना कर पाया था। रेहान की मौत उसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। सर, उसका नमाज जनाजा करवा दिया गया है, और उसके पास ये फाइल थी। जुबैन ने एक ब्लैक फाइल्स पर रेहान के खून के सूरज निशान थे शावी की तरफ बढ़ाई थी। शावी ने फाइल लेते हुए सर पर रखी थी। जुबैर ने उसकी पेशानी पर बल पड़ते हुए देखे थे। सर, रेहान की फैमिली को जिस भी चीज की जरूरत हो उन्हें मुहैया फौरन मुहैया कर देना। किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। वो सर झुकाए संजीदगी से बोला। जी सर। जुबैर ने फहर से उसके जन्म देकर कहा था। वो था ही ऐसा, बुरों के साथ बुरा और अपनों के साथ नरम दिल, मगर कुछ लोग उसे सिर्फ बुरा समझते थे, जिसमें उसकी मोहब्बत भी शामिल थी। डॉक्टर के साथ चलती हुई वो हॉस्पिटल से बाहर आई थी। बेहद मुश्किल के साथ आखिरकार वो उसके बर्मर से निकलने में कामयाब हुई थी। सर पर ब्लू चादर ओढ़ती हुई वो सड़क पर चल रही थी। डॉक्टर फारहान ने उसे बहुत मिन्नतें की थी, मगर वो उनका शुक्रिया अदा करके वहां से चल दी थी। आखिरकार वो आजाद हो गई थी। माजी में गुजरा हुआ वक्त, वो मुस्कुराहटें, वो यादें उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी
उसे 1 इंच के फासले पर ब्रेक लगा गई थी। डरते हुए उसने आंखों पर हाथ दिया था।